हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जीएसटी मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब कि वस्तु एवं सेवा कर। अगर जीएसटी के फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और हिंदी में इसे आप कहेंगे वस्तु एवं सेवा कर। जब भी हम कुछ खरीदते या बेचते हैं तो उसकी गुड्स और सर्विस पर हमें मैंडेटरी पेमेंट करनी होती है, वही टैक्स है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टैक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर आपसे सवाल पूछें कि जीएसटी कैसा टैक्स होता है तो आपको याद रखना है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट मतलब कि अप्रत्यक्ष कर होता है। एक्चुअली कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिन्हें डायरेक्ट कहा जाता है। डायरेक्ट का मतलब जो जिस पर लगाए गए वो उसी को पे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम है, मेरी सैलरी आ रही है तो उस इनकम पर जो टैक्स लगा वो मुझे ही पे करना है। मैं अपने किसी फ्रेंड का टैक्स नहीं दे सकती और ना ही मेरी फ्रेंड मेरा टैक्स दे सकती है। और हर कंपनी को अपने अपने प्रॉफिट का टैक्स पे करना होता है और कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के प्रॉफिट का टैक्स नहीं दे सकती। लेकिन जब हम कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि हम कोई सामान खरीदने पर दुकान जाते हैं तो 1000 रुपये का सामान है और उस पर 80% का जीएसटी लगा, तो दुकानदार सरकार को जीएसटी कहाँ से पे करता है? तो वो बिल बनाता है 1000 रुपये का और उसमें ऐड करता है 18% का जीएसटी, तो कुल मिलाकर 180 रुपये का जीएसटी लगा। तो इस प्रकार से 1000 प्लस 180 और ये हुआ 1180। तो हमें 1180 रुपये पे करने हैं एज आ कस्टमर, एज आ कंज्यूमर। तो हमने दुकानदार को जीएसटी के पैसे दिए 180 रुपये और दुकानदार ने वो जाकर सरकार को दिए। तो ऐसे टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स ये ग्राहक पर ट्रांसफ़र होते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसका बर्डन एक्चुअल में ग्राहक पर होता है। तो आप जानते हैं कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब सवाल ये बनता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कौन करता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन मतलब कि संग्रह सीबीआईसी के द्वारा किया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में जो जीएसटी आता है वो किस डिपार्टमेंट से आता है। तो हमारे देश में दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, एक डिपार्टमेंट डायरेक्ट वालों का होता है और एक डिपार्टमेंट इनडायरेक्ट वालों का होता है। तो इसे हम बोलते हैं सीबीआईसी। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसको याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जीएसटी किसके अंडर में आता है या कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सीबीआईसी। तो अगर आपसे पूछेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, इसको याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कि इसका चेयरमैन कौन होगा, तो वर्तमान में इस डिपार्टमेंट के चेयरमैन का नाम है एम अजीत कुमार, इसको भी याद रखिएगा। हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे टैक्स लगा करते थे, जैसा कि अगर आप कुछ सामान खरीदते हैं तो उस पर सेल्स टैक्स लगा करता था। अगर आप कोई सर्विस खरीदते हैं तो उस पर सर्विस टैक्स लगा करता था। जब आप कोई मूवी देखने के लिए जाते हैं तो उस पर आपको एंटरटेनमेंट टैक्स देना होता था। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान जाता है तो उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स देना होता था। मतलब अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो यहाँ पर सरकार का कहना था कि ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे ट्रेड में एक प्रकार का बैरियर है, एक प्रकार से हमारे ट्रेड को रोकते हैं और हमें इसको सिंप्लीफाई करने और इसमें हमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। यानी जिस तरह बैंकिंग में सुधार किए गए, जिस तरह इकोनॉमी में सुधार किए गए, तो इसी तरह से टैक्स में भी सुधार करने पड़े। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंटली याद करना है कि बेसिकली जीएसटी क्या है। तो आप कहेंगे कि जीएसटी एक प्रकार का कर सुधार है, क्योंकि इसके आने पर बहुत सारे टैक्सेस को रिमूव करके यहाँ पर एक सिंगल टैक्स बनाया गया। इसको आपने कहा जीएसटी इज़ आ टैक्स रिफॉर्म, इसको याद रखिएगा।
अब ये सवाल बनता है कि ये किसके द्वारा, यानी कौन सी कमेटी थी, तो इसे विजय केलकर कमेटी के द्वारा लाया गया। जीएसटी लाने के लिए अलग अलग सरकारों में अलग अलग प्रयास किए गए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने भी कोशिश की, और जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने भी कोशिश की। सबने अपने अपने टाइम पर कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं कि जीएसटी के लिए संसद में एक बिल लाया गया और इसका नंबर था 122वां। तो आपको याद रखना है कि 122वां नंबर का संविधान संशोधन बिल कब लाया गया, तो ये लाया गया 2014 में, और उस समय देश के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, ये भी याद रखना है। और ये 101वें नंबर का संविधान संशोधन था। अब इसको समझते हैं कि ये बिल और संविधान संशोधन में क्या अंतर है। तो बहुत बार विधेयक आता है लेकिन पास नहीं हो पाता, तो जो विधेयक पारित करवाया जाता है, जिसे संसद में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं बिल। और जब उसे लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति फाइनल कर देते हैं, तब फिर ये संशोधन हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिल तो लाया गया लेकिन वो फेल हो गया, पास नहीं हो पाया। तो जो बिल होते हैं इसकी नंबरिंग अलग होती है, और जो पारित हो गया बिल है उसकी नंबरिंग अलग होती है। तो जैसे हमने कोई बिल लाने का प्रयास किया और वो 100वें नंबर पर था और वो पारित हो गया और ये 100वां संशोधन बन गया, लेकिन इसके बाद 101वां आया, वो फेल हो गया, 102वां आया, वो भी फेल हो गया, फिर 103वां आया, वो भी फेल हो गया। और जब 122वें नंबर का बिल लाया गया जिसमें जीएसटी की चर्चा थी, तो ये पास हो गया। तो इसका नंबरिंग पास वाले के बाद होगा। तो 100वें वाले के बाद, जैसा कि हमने आपको बताया था 100वां पास हो गया था, तो 100वें वाले के बाद नंबर आया 101। तो जीएसटी पारित कराने वाला बिल था 122वां नंबर का, और जीएसटी का जो संशोधन हुआ वो संशोधन था 101वां, इसको याद रखिएगा। और ये कब पास किया गया, तो इसे पास होने में 2 साल का समय लगा और 2016 में ये पारित हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी में संविधान संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि कोई भी टैक्स लाया जाता है तो संविधान से इसका कोई संबंध नहीं बनता। जनरली जो टैक्स लाए जाते हैं वो सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं। हमेशा जो टैक्स आता है वो या तो केंद्र सरकार का होता है या राज्य सरकार का होता है। पर जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो दोनों मिलकर लगा रहे हैं, और इसके आने के बाद बहुत सारे टैक्सेस हमारे ख़त्म हो गए। तो क्या कारण था कि जीएसटी में संशोधन करना पड़ा, तो हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है 246, जिसमें पावर दी गई है टैक्सेस के क्लासिफिकेशन को लेकर। तो वहाँ पर हमने अमेंडमेंट किया, क्योंकि वो इनसफिशिएंट आर्टिकल था, तो उसमें एक नई बात ऐड करनी पड़ी। और वो बात क्या थी कि एक ऐसा टैक्स भी हो सकता है जो दोनों सरकारें मिलकर लगाएंगी और बाद में बंटवारा करेंगी। तो जीएसटी के लिए संविधान संशोधन इसलिए आवश्यक था क्योंकि आर्टिकल 246 के अंदर जो प्रावधान थे वो अपर्याप्त थे, इसको हमें अमेंड करना पड़ा। इसीलिए कानून लाना जरूरी था, और जीएसटी पास होने के बाद जीएसटी संविधान के आर्टिकल 269A में आया। जब जीएसटी लाया जा रहा था तो लोकसभा ने इसे पास किया, राज्यसभा ने इसे पास किया, और इन सब के पास करने के बाद फाइनली राष्ट्रपति के पास पहुंचा, क्योंकि राष्ट्रपति के सिग्नेचर किए बिना संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। तो जब ये राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति ने कहा कि क्या इस बिल को आपकी राज्य सरकारें मानती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ये सिर्फ केंद्र का बिल हो, क्योंकि ये ऐसा बिल है जो राज्य सरकारों का भी होना चाहिए। तो उस समय हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उनके द्वारा ऐसा कहा गया, और फिर एक एक राज्य सरकार ने इसका समर्थन करने के लिए अपनी विधानसभा में इस बिल को लाए और कहा कि हम जीएसटी का समर्थन करते हैं। तो जीएसटी का सबसे पहले समर्थन करने वाला राज्य कौन सा था, तो वो था असम, इसको याद रखिएगा। और जीएसटी को सभी सरकारों ने पास किया, और पास करने के बाद फाइनली 15वां राज्य गोवा बना, क्योंकि आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए था। और जीएसटी नाम का कानून बन गया और राष्ट्रपति की मोहर इस पर लग गई और ये कानून बना और पूरे देश में इसको लागू करने लगे।
तो जीएसटी राज्यसभा द्वारा पारित हुआ 3 अगस्त 2016 को, लोकसभा द्वारा पारित हुआ 8 अगस्त 2016 को और राष्ट्रपति द्वारा पारित हुआ 8 सितंबर 2016 को। और अब सवाल आने लगा कि जीएसटी के अंदर जब कानून बनेगा तो जीएसटी का फैसला करने वाली संस्था कौन सी होगी। तो याद रखना, ये कहा गया कि जीएसटी के जो निर्णय होंगे इसके लिए कोई भी व्यक्ति नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए जीएसटी परिषद की स्थापना होगी, जिसे इंग्लिश में जीएसटी काउंसिल कहते हैं। तो जीएसटी परिषद को राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया संविधान के आर्टिकल 279A के अंतर्गत, इसको याद रखिएगा। जीएसटी परिषद का मतलब डिसीजन मेकिंग बॉडी। और इस जीएसटी परिषद में कौन होगा? जीएसटी परिषद के अंदर केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे और ये केंद्रीय वित्त मंत्री एक अध्यक्ष होगा और ये केंद्र सरकार का होगा। और इसके अलावा राज्य वित्त मंत्री होगा, इसके अलावा सभी राज्यों के वित्त मंत्री होंगे, मतलब कि हमारे 28 राज्यों के वित्त मंत्री, और विधानसभा या केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री, इनको भी याद रखिए। तो जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होंगे और इन 33 सदस्यों में एक अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष हमेशा केंद्रीय वित्त मंत्री होगा। तो जीएसटी की परिषद ने अब ये डिसाइड किया कि जो जीएसटी की स्लैब होगी, यानी जो जीएसटी लगाया जाएगा, ये कितना लगाया जाएगा। तो 0% वाला जीएसटी होगा, यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जीएसटी में हैं पर उन पर कोई टैक्स नहीं है। और इसके बाद कुछ पर 5% जीएसटी लगेगा और कुछ पर 12% लगेगा और कुछ पर 18% लगेगा और कुछ पर 28% होगा। तो इतना आपका जीएसटी का स्लैब रहेगा, यानी कोई भी प्रोडक्ट होगा तो ऑब्वियस है कि इन 5 में से किसी एक कैटेगरी में आता होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जीएसटी की मैक्सिमम रेट क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम रेट जो हमारे देश में डिफाइन की गई वो वर्तमान में अभी 28% है, इसको याद रखिएगा। लेकिन हमारा कानून ये कहता है कि मैक्सिमम 40% तक हो सकती है, लेकिन अभी 40% है नहीं। अगर आपसे पूछें कि सोने और चांदी पर जीएसटी कितना होगा, तो जब आप सोने और चांदी की बात करेंगे तो वहाँ पर 0%, 5%, 12%, 18%, 28% याद नहीं करना, क्योंकि सोना और चांदी पर 3% का जीएसटी लगता है और ये स्पेशल कैटेगरी आपको याद करनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि डायमंड पर और प्रीशियस स्टोन यानी कि बहुमूल्य पत्थर पर जीएसटी कितना लगता है, तो ये भी एक स्पेशल कैटेगरी है, इस पर जीएसटी होगा 0.25%, इसको भी याद रखिए। तो सभी राज्य सरकार जीएसटी लगाने को तैयार हो गई, लेकिन जीएसटी 2 चीज़ों पर लागू नहीं होता, क्योंकि राज्य सरकारें कहती हैं उस पर पुराना वाला टैक्स लगेगा और वो है पेट्रोल, डीजल और शराब, मतलब कि अल्कोहल, क्योंकि राज्य सरकार की सबसे ज़्यादा इनकम इन्हीं से आती है और वो नहीं चाहते कि इस पर जीएसटी लगकर आधा केंद्र को मिले और आधा राज्य को मिले। जीएसटी हमेशा आधा आधा बंटता है, यानी कि केंद्र और राज्य में इसका हिस्सा बराबर होता है, तो जो भी होगा वो आधा आधा होगा। जीएसटी के अंदर जो आपके उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट होते हैं उनका HSN कोड होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इसको याद रखिएगा। और ये कोड अलग अलग डिजिट का होता है। अभी हमारे देश में जो ये कोड है ये मैक्सिमम 8 डिजिट का हो सकता है, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए ये कोड डालना पड़ता है और उसके बाद ही डील पूरी होती है। लगभग 5000 के प्रोडक्ट को इसके अंदर बनाया गया और इसके अंदर वैरायटी की गई। और जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ, इसको भी याद रखना है। तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ और इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। और जीएसटी का एक लोगो यानी कि थीम भी बनाया गया और कहा गया कि जीएसटी का मतलब होगा एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार, मतलब कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। यानी अगर देश एक है तो टैक्स एक होना चाहिए, यानी पूरे देश में आप कहीं भी जाएंगे तो एक बराबर जीएसटी लगेगा, मतलब 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। और अगर जीएसटी के
ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो वो हैं अमिताभ बच्चन। जब जीएसटी लाया गया तो ये कहा गया कि क्या ये सबके लिए ज़रूरी होगा, तो पहले कहा गया जिनका साल का टर्नओवर 20 लाख रुपए तक का है उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की छूट रहेगी, यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा और ना ही जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन बाद में ये कहा गया कि साल में 40 लाख का कारोबार करने वाले लोगों को जीएसटी में छूट है, यानी उनको जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा। इसके अंदर एक स्कीम चलती है जिसे कंपोजिशन स्कीम कहते हैं। एक्चुअल में कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपका जीएसटी कम लगता है। इसमें छोटे कारोबारियों को कुछ छूट मिल जाती है, यानी जीएसटी 40 लाख वालों तक तो लगेगा नहीं और 40 लाख से ऊपर वालों पर लगेगा, लेकिन कम करके, तो इसे कंपोजिशन कहते हैं। तो जिनका 1 साल का कारोबार 1.5 करोड़ रुपए तक का है वो कंपोजिशन स्कीम के तहत अपने जीएसटी रेट को घटा सकते हैं। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपको जीएसटी नंबर मिलता है जिसे जीएसटी आईएन कहते हैं। जीएसटी आईएन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये जीएसटी नंबर हमेशा 15 डिजिट का होगा। तो 15 डिजिट के नंबर में क्या होगा, तो एक एग्जाम्पल समझना। जैसे ये नंबर दिया हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये जो पहले वाले 2 नंबर हैं इसको याद रखना है, ये बताते हैं अपने राज्य का कोड। इसके बाद पहले 2 के अलावा जो 10 नंबर होते हैं ये आपका पैन नंबर होते हैं। जो ये 14वें नंबर की जो डिजिट है ये बाय डिफ़ॉल्ट, यानी आप कहीं का भी जीएसटी नंबर लें ये बाय डिफ़ॉल्ट जेड ही होगा, इसको याद रखना। मतलब ये सबके लिए जीएसटी नंबर में एक नंबर जेड रहेगा, वो हमेशा 14वें नंबर पर होगा। अगर बात की जाए तो जीएसटी का पूरा कारोबार किसके तहत चलेगा, तो जीएसटी के लिए हमारे पास क्या है बेसिक तौर पर, तो एक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की एक कंपनी है जिसका नाम है जीएसटीएन, मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। इसके माध्यम से ये सारा काम चलता है, जिसका काम है जीएसटी की सारी रिपोर्ट्स को देखना। जीएसटीएन की बात की जाए तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती, ये बिना प्रॉफिट कमाए काम करती है। इसके अंदर मतलब कि जीएसटीएन के अंतर्गत 24.5% की केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है, यानी जो ये कंपनी बनाई गई और इसमें जो पैसा लगाया गया इसमें 24.5% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है, और इसके अलावा 24.5% ही इसके अंदर राज्य सरकार की हिस्सेदारी है, यानी सभी राज्य सरकारों ने मिलकर इसमें पैसा लगाया और इसकी मदद करने के लिए 51% प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र द्वारा लगाया गया। इसके बाद अगर बात की जाए तो जीएसटी में आपका एक होता है केंद्र सरकार वाला, मतलब कि सीजीएसटी। जब भी आप कोई जीएसटी लगाएंगे तो आधा केंद्र सरकार के पास जाएगा, तो उसे बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी। एक होता है राज्य सरकार वाला एसजीएसटी। कोई भी राज्य सरकार है तो वो भी जीएसटी लगा सकती है, और अगर कोई राज्य सरकार नहीं है तो राज्य सरकार की जगह यूटी होता है, मतलब कि यूनियन टेरिटरी, तो इसे बोलते हैं यूटी जीएसटी। जैसे 1000 रुपये का सामान आपने यूपी में ख़रीदा तो इसका मतलब उस पर कितना जीएसटी है, 18%। तो 18% कैसे लिखेंगे, तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। लेकिन यही आप दिल्ली में करेंगे तो दिल्ली में ये कैसे बनता है, तो 1000 रुपये में 9% सीजीएसटी होता है और 9% जाएगा यूटी जीएसटी में। लेकिन जब एक से ज़्यादा राज्य किसी एक चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं तो उसे कहते हैं आईजीएसटी, मतलब कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसे एकीकृत जीएसटी बोलते हैं। यानी कि एक से अधिक राज्य जुड़ जाएं एक ट्रांजैक्शन के अंदर। जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी और ऑनलाइन शॉपिंग में यूपी में सामान मंगाया जो कर्नाटक से आया, तो ऐसे केस में आप बांटकर नहीं लिखेंगे, एक साथ लिख देते हैं आईजीएसटी। मान लो आपने बेंगलोर से यूपी में सामान मंगाया जो कि 1000 रुपये का बना, तो डायरेक्ट यहाँ
18% IGST लिखा जाएगा। यहाँ पर केंद्र राज्य का नहीं होगा क्योंकि इसका बंटवारा बाद में होगा। अब बात की जाए कि मैक्सिमम IGST कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम IGST 40% हो सकता है। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में IGST है 28%, इसको याद रखिएगा। अब सवाल ये आता है कि भारतीय GST मॉडल कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है, यानी जो मॉडल कनाडा का है वही हमारे देश में चलता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो विश्व में सबसे पहले GST कहाँ लगा या किस देश में लगा, तो वो लगा फ्रांस में 1954 में। इसके बाद अगर बात की जाए कि विश्व में सबसे अधिक GST किस देश में लगता है, तो ये लगता है भारत में। और कितना लगता है, तो 28%। और GST एक्ट मतलब कि GST कानून कब पारित हुआ, तो 2017 में, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए कि सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे असीम दास गुप्ता, इनको भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए कि GST लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है, तो वो है जम्मू कश्मीर, इसको भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।